और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। किरारी में वाकई मार्केट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फर्नीचर मार्केट में दिल्ली में आग लगी हुई है। किरारी में वाकई है ये मार्केट, जहां पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। हालांकि सबसे जो पहली तरजीह है वो आग पर काबू पाना है, इसीलिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। कुछ दिनों कबल दिल्ली में फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जिसके बाद 43 लोगों की जानें गई थी। और एक बार फिर से सवाल उठता है कि आखिर आतिशबाजी का वाकया बार बार क्यों रोनुमा होता है। अब फर्नीचर मार्केट में आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजूहात अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन सबसे पहले जो तरजीह है वो ये कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। दिशा एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजमीन की लाशें महबूब नगर से हैदराबाद के गांधी अस्पताल को मुंतकिल कर दी गई हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान मुलजमीन की लाशों को अगर जरूरत पड़ने पर गांधी हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया था। अदालत के मशवरे के मुताबिक एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजमीन की लाशों को सख्त सिक्योरिटी के बीच गुज़िश्ता रात गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। NHRC की जांच के बाद इन लाशों को महबूब नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया था। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में प्याज की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। एक जानिब खाने का जायका खराब हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनका बजट भी मुतासर हो रहा है। त्रिवेंद्रम में फी किलो प्याज की कीमत 130 रुपए से 160 रुपए के दरमियान है और लोग परेशान हैं। तो त्रिवेंद्रम में कीमत आपको बता रहे हैं, फी किलो प्याज की कीमत है 130 रुपए से 160। वहीं अगर बात भुवनेश्वर की करें तो भुवनेश्वर में भी प्याज की आसमान छूती कीमतों से लोग बेहद परेशान हैं। किचन से प्याज गायब हो रही है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं, जहां पर फी किलो प्याज की कीमत 110 से 140 रुपए के दरमियान है। तो लगातार प्याज की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिससे आवाम परेशान है। वहीं अगर बात दिल्ली की कर ली जाए, दिल्ली में रोजाना कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दिल्ली में आज प्याज 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया है, मजीद तफसीलात बता रहे हैं। क्या आपको पता है, रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी जब थक हार कर 2 वक्त की रोटी खाता है, यानी 2 वक्त की रोटी खाने का स्वाद लेता है, तो वो स्वाद आजकल बेस्वाद हो गया है। क्योंकि प्याज 100 रुपए 120 रुपए किलो के भाव से मिल रहे हैं, जो कि आम जनता जनार्दन को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो प्याज खरीदने में थोड़ी कताई बरत रहे हैं। ये प्याज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, मगर अन्य इलाकों में ये प्याज 120-130 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। ये जुम्मा बाज़ार है, यहाँ पर लाइन से सुबह सब्जी की मार्केट लगती है और यहाँ पर प्याज 100 रुपए किलो मिल रहा है। आंटी जी, क्या परेशानी हो रही है प्याज खरीदने में? यही परेशानी है भैया, बच्चन का काम नहीं, धंधा नहीं यार। ये प्याज खरीदें क्या करें, जीरे में ही बना रहे हैं और क्या करें। मतलब खाने की थाली से प्याज नहीं है? नहीं है, खाने की थाली में तो क्या, हंडिया में भी नहीं है भैया, क्योंकि पहले तो पकेगी जब तो वो थाली में आएगी, वैसे कटेगी। अब तो वैसे ही नहीं है, क्या करें। अब ये जरा सी प्याज है, कौन खरीदेगा 80 रुपये। देख सकते हैं कि ये दूसरी वैरायटी के प्याज है, जो कि 80 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क है, मगर प्याज छोटे छोटे हैं और सबके साइज़ बराबर है। एक वैरायटी और है, आप देख सकते हैं कि ये 70 रुपए किलो है, थोड़े और छोटे हैं। मगर क्या आम जनता जनार्दन इस प्याज को खरीदने में आगे बढ़कर हिस्सा दे रही है? क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि प्याज इतने महंगे हैं, जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे इनका कहना है। आपको क्या कहना है, प्याज इतने महंगे क्यों जा रहे हैं? ये तो मंडी में महंगा मिलता है, इसलिए हम लोग दुकान में महंगा बेचते हैं। मतलब अभी एक दो दिन में था 80 रुपये किलो था, इसके बाद 90 हो गया, इसके बाद 100 रुपये किलो हो गया था प्याज। अभी तो 100 ही चल रहे यार। इसके बाद छोटी वाला 80 रुपये किलो चल रहे, इससे छोटा है ये 70 रुपये किलो है। तो आपको क्या भाव पड़ रहा है वहाँ पे? ये भाई लेके आता है, जब बड़ा वाला भाई मंडी जाता है भाई लेके आता है,
हम सिर्फ भाई बता के चले जाता है, हम लोग बेचते हैं। कौन सी मंडी से जाते ये हैं? आजा को मंडी जाता है। आजादपुर। हाँ, आज से सुबह जाता है, 6-7 बजे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आजादपुर मंडी से ये अपना सामान लेके आते हैं और सब्जियां लेके आते हैं, प्याज भी वहीं से लेके आते हैं, क्योंकि आजादपुर मंडी एक बड़ी अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, जहां पर सब्जी सस्ते दामों में मिलती है और थोक विक्रेता वहां से प्याज सस्ते दामों में लेके आते हैं। मगर कहीं ना कहीं इस महंगाई के कारण ये भी कुछ ही कम पैसा मार्जिन कमा पाते हैं, क्योंकि प्याज पीछे से ही महंगी आ रही है, तो ये बेचारे क्या करें। अब देखना यह है कि प्याज के दाम कब कम होते हैं और आम जनता जनार्दन अपने स्वाद को कब और पहले की तरह वापस देख पाती है और स्वाद ले पाती है, क्योंकि प्याज अभी बहुत महंगे चल रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे की बहस के बाद शहरियत तरमीमी बिल पास हो गया। इस बिल की हिमायत में 311 जबकि मुखालिफत में 80 वोट पड़े। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विभाजन का निर्णय हाँ 311 311 311 ना 80 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। अपोजिशन की मुखालफत के बीच शहरियत तरमीमी बिल पेश और पास हुआ। बिल की हिमायत में 311 जबकि खिलाफ 80 वोट पड़े। इस बिल पर लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे तवील बहस चली। बिल की हिमायत और मुखालफत में पार्टियों ने मजबूती से अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है। करके ही रहेंगे। आप 5 वर्ष मिनिस्टर रहेंगे और 5 बरस हम लोग अपोज करेंगे। It is at a 45-year-old high. Unemployment today is at a 45-year-old high. That's a reality which you cannot run away from. अमित शाह ने दरअंदाजों और पनाह गजीनों के दरमियान बुनियादी फर्क बताया, जबकि अमित शाह ने यह यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क के शहरियों के लिए इस बिल से कोई खतरा नहीं है। एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की पुरजोर मुखालफत की और लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी को फाड़ दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने बिल की कॉपी को क्यों फाड़ा, तो ओवैसी ने कहा स्पीकर चाहे तो इसको रिकॉर्ड से हटा दें। ओवैसी ने कहा कि ये हुकूमत बिल के जरिए जिन्नाह को जिंदा कर रही है। वहीं मनीष तिवारी ने इस बिल को हुकूमत की बहुत बड़ी भूल करार दिया। शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर हो गया है, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने शहरियत तरमीमी बिल के ताल्लुक से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नेकेड कम्युनलिज्म की एक जिंदा मिसाल है जो पार्लियामेंट के ज़रिए से जिसको पारित करने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी पार्लियामेंट के अंदर उठेंगे, लेकिन अमित शाह जी ने अपनी तकरीर में ये बात कही है कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़ हैं, पीड़ित माइनॉरिटीज़, जिसमें 6 रिलीजन का उन्होंने नाम लिया है, उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनको ये सिटीज़नशिप मिलेगी। पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते पहले ही ख़राब हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान तो हमारा दोस्त है और बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के नतीजे में, जिसको पार्लियामेंट से पारित करके आप एक तरह से इन दोनों मुल्कों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ सुरक्षित नहीं हैं,
क्या इससे आपकी डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? क्या किसी दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट इंडिया में माइनॉरिटीज़ पर होने वाले अगर कोई भी जुल्म होता है उस पर अगर इस तरह का बिल पास करने लगे तो इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान का कहना है कि अपोजिशन की तादाद कम है, इसलिए शहरियत तरमीमी बिल ताकत की बुनियाद पर पास हो गया। फैसला हुआ है और ताकत भी बड़ी ताकत है। अपोजिशन की तादाद कम है, अपोजिशन कितनी ही सही बात कहे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह है कि सत्ता पक्ष को अपोजिशन की सही बात को न सिर्फ ये कि सुनना चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए। जिस सवाल पर आज देश बटा हुआ है, इसी सवाल पर तो 1947 में देश बटा था, लेकिन जो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे उनके पास रास्ता था पाकिस्तान जाने का। मुसलमानों के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान जाने का, लेकिन जो लोग उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए वो शायद उनसे ज्यादा बड़े देशभक्त थे जिन्हें जाने का ऑप्शन नहीं था। अब अगर उस देशभक्ति की यही सजा है इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में दिमाग नहीं सर गिने जाते हैं। इससे फायदा तो कोई बहुत नहीं होने वाला है। एक बार चाइना ने अपनी आबादी के बारे में पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि लोग आबादी कम करने के लिए कोशिश करते हैं और मैं आबादी बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं। इसलिए कि जो व्यक्ति एक पेट लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ और 2 पैर लेकर भी पैदा होता है। वो क्योंकि अपने लोगों से काम लेना जानते हैं और उनसे काम लेते हैं। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि दरअंदाजों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है, वो मुल्क तोड़ने और दहशत फैलाने के लिए आते हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने अपोजिशन पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अक़लियतों की मुंह भराई की सियासत करती है। बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। दीदी, लोकसभा ने जो नागरिकता संशोधन बिल है उसको पास कर दिया है, लेकिन विपक्ष का गतिरोध लगातार जारी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिन 3 देशों के नागरिकों को नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। विपक्ष जो ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर दिया जा रहा है, मैं विपक्ष को इतना कहना चाहती हूँ कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। दीदी, लेकिन जब ओवैसी बोल रहे थे तो लगातार हमला कर रहे थे सरकार के ऊपर। उन्होंने तो हिटलर से तुलना तक कर दी गृह मंत्री जी की। उन्होंने कहा कि ये देश का दूसरा विभाजन है। नहीं, ओवैसी स्वयं तय करें ना कि अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं या बहुसंख्यकों के साथ में। यदि अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं तो क्या हिंदू की परिभाषा अल्पसंख्यक अलग होती है, मुसलमान की अल्पसंख्यक परिभाषा अलग होती है क्या? अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक होता है। तो यदि वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, हम नहीं बांटने की बात कर रहे, ओवैसी देश को तोड़ने की बात करते हैं। दीदी, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप कह रहे हैं कि जिन जगह पे हिंदू परेशान है, प्रताड़ित है, और जो अन्य लोग हैं चाहे सिख हों, बौद्ध हों, उनको आप दे रहे हैं, लेकिन कई सारी जगह जैसे रोहिंग्या मुसलमान हो या चीन में उइगुर मुसलमान हो वो भी प्रताड़ित हैं। नहीं, ये माननीय अमित शाह जी ने सीधे 2 टूक शब्दों में कहा कि जहाँ की परिस्थिति है उसके आधार पर ये बिल आया है और समय समय पर लोगों को शरण दी गई है, उनको नागरिकता दी गई है, चाहे इंदिरा गांधी के समय हो चाहे राजीव गांधी के समय हो, दिया गया है। तो ये 3 देशों के विशेष लोगों के लिए था और माननीय अमित शाह जी ने अपने जवाब में दे दिया है। अब मुझे लग रहा है विपक्ष को राजनीति करना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा तो जन आधार खिसक रहा है। टीएमसी की परेशानी यह है कि अल्पसंख्यकों के नाम से राजनीति करती हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है वो नहीं देखती हैं। जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं उनको मारा जाता है, उनको कीड़े मकोड़ी की तरह रहने के लिए मजबूर किया जाता है। सपा बसपा दोनों विरोध कर रही हैं इस बिल का। ये देखो, राजनीतिक एंगल से जो देखता है वही विरोध करता है। एक तरफ उनके कहीं ना कहीं अंदर जरूर होगा, लेकिन अंदर की आत्मा ने उनकी गवाह नहीं दिया कि हम इस बिल का सपोर्ट करें।
दीदी क्योंकि जो ये मुद्दा है पूरा, ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों से भी जुड़ा हुआ है। अब क्या लगता है कि एनआरसी अब बहुत जल्दी आने वाला है? मानिए गृह मंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बहुत जल्दी आएगा। घुसपैठियों के लिए जगह नहीं है, शरणार्थियों के लिए भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखता है, क्योंकि घुसपैठी नेक इरादे से नहीं घुसते हैं, वो देश में आतंक फैलाने के लिए घुसते हैं, देश को तोड़ने के लिए घुसते हैं। इसीलिए आतंकवादियों के लिए जगह नहीं है, ये शरणार्थियों के लिए भारत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये आतंकवादियों के लिए नहीं है, घुसपैठियों के लिए नहीं है, ये शरणार्थियों के लिए भारत है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ पवन गौड़, निरपक्ष 3, दिल्ली। तो लगातार शहरियत तरमीमी बिल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बीच दरखास्त भी की जा रही है। तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को शहरियत देने की मांग की गई है। ये मांग श्री रविशंकर ने हुकूमत से की है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के बानी हैं। शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद ये गुजारिश की गई है। गुज़िश्ता दिनों यानी कल हमने देखा कि लोकसभा में भारी शोर शराबे के बाद ये बिल पेश हुआ और उसके बाद इस बिल को बड़ी हिमायत मिली और ये बिल लोकसभा से एक बार फिर से पास हो गया। अब सरकार के सामने चुनौती राज्यसभा की है। इस बीच सरकार से दरखास्त भी की जा रही है। ये दरखास्त की है श्री रविशंकर ने, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के बानी है। उनका कहना है कि तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को भी शहरियत दी जाए। 1 लाख तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को शहरियत दे, श्री रविशंकर ने गुजारिश की है। तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज 35 साल से हिंदुस्तान में मुकीम है, लिहाजा उन्हें भी शहरियत दी जानी चाहिए। ऐसी गुजारिश श्री रविशंकर की तरफ से की गई है। एक तरफ पार्लियामेंट में शोर शराबा हो रहा है, तो दूसरी तरफ आसाम की रियासतें इस कैब की मुखालिफत कर रही हैं और लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आज भी 12 घंटे बंद की कॉल दी गई है। इस बीच इस बिल से जुड़ी मांगे भी की जा रही हैं। तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को भी इसमें शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा, गुजारिश की जा रही और ये दरखास्त की है श्री रविशंकर ने। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में 35 साल से मुकीम हैं तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज, उन्हें भी शहरियत दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि शहरियत तरमीमी बिल से ही जुड़ी हुई है। अब आसाम कांग्रेस लीडर रिपुन बोरा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्यसभा में अगर बिल पास हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहरियत तरमीमी बिल से जुड़ी हुई आसाम कांग्रेस के लीडर रिपुन बोरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में पास हो जाने के बाद अगर अब राज्यसभा में बिल मंजूर हो जाता है, पास हो जाता है, तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कांग्रेस पूरी तरीके से अपना रुख साफ करते हुए दिखाई दे रही है। आसाम कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर राज्यसभा में बिल पास हो जाता है, शहरियत तरमीमी बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत की जा रही है। आसाम में लगातार पुरजोर मुखालिफत जारी है। वहीं सरकार ये चाह रही है, मरकजी हुकूमत की ये कोशिश है कि राज्यसभा से भी इस बिल को पास कराया जाए। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है कि अगर राज्यसभा से इस बिल को हरी झंडी मिल जाती है तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि शहरियत तरमीमी बिल से ही जुड़ी हुई है। शहरियत तरमीमी बिल कल राज्यसभा में पेश होगा। कल ही राज्यसभा में बिल पर बहस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्यसभा ने बहस के लिए 6 घंटे मुख्तस कर दिए हैं। कल लंच के बाद शहरियत तरमीमी बिल पर राज्यसभा गौर करेगी। कल ही अमित शाह बहस का जवाब भी देंगे। तो राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के इम्कानात कभी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जेडीयू और बीजेडी साथ खड़ी हुई है। 2016 में जब इस बिल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी थी, हालांकि राज्यसभा में इस बिल को पेश नहीं किया जा सका था। उस वक्त बीजेडी और जेडीयू मरकजी सरकार के साथ नहीं थी, लेकिन इस बार मरकजी सरकार का ये दोनों पार्टियां साथ दे रही हैं। ऐसे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी मिल जाए, यानी हरी झंडी वहां से भी मिल जाए। तो कल ही राज्यसभा में बिल पर बहस होगी। शहरियत तरमीमी बिल कल
राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज भी हो रहा है। आसाम में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन ने 12 घंटों के बंद की कॉल दी है। बंद की कॉल को रियासत की 15 तंजीमों की हिमायत हासिल है। एहतजाजियों ने आसाम में मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहों को जाम कर दिया है। मणिपुर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा, जहां पर बंद का खासा असर दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपोज कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं इस बिल की। मुसलमानों का कहना है कि बिल फिरका परस्ती पर मबनी है क्योंकि इस बिल से मुसलमानों को बाहर रखा गया है। वहीं त्रिपुरा में भी बिल के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। सब लोग निकल कर आया है। केंद्रीय और राज्य सरकार जो हमारे ऊपर कैद किया है उसको बातिल करने के लिए, इसको नाकस करने के लिए हम लोग ये आंदोलन शुरू किया है। जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस कैब को बातिल नहीं करेगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेगा। और केंद्रीय और राज्य सरकार हमारे ऊपर जो कैब लागू किया है उसके लिए हमारे असम और असमीज के ऊपर जो आगंतुक दिन में जो हालात आएगा उसके लिए संपूर्ण दायी केंद्रीय और राज्य सरकार रहेगा। और जब तक कैब बातिल नहीं करेगा, पोस्टपोन नहीं करेगा, तब तक हमारे ये आंदोलन जारी रहेगा। तो शहरी तरमीमी बिल सिर्फ शुमाल मशरक़ी रियासतों में इसकी मुखालिफत नहीं की जा रही बल्कि मुल्क भर में मुखालिफत जारी है। विजयवाड़ा की बात करेंगे तो वहां पर मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया। मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत इस बिल के जरिए मखसूस तबके को निशाना बना रही है जो जमहूरियत के खिलाफ है। जो पार्लियामेंट में कैब बोल के जो बिल रखी गई है कि शहरियत के तरमीम के सिलसिले में जो बिल रखे हैं, हम हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर जमातों, तंजीमों और तमाम अक़लियतों की तरफ से इस बिल का इनकार करते हैं, उसको रद्द करते हैं, चूँकि ये हमारे दस्तूर हिंद के अंदर जो इंसानों के बुनियादी हुकूक दिए गए हैं उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए ये बिल जो है नाकाबिल कबूल है, लिहाजा इसको फ़ौरन रद्द किया जाए और इसके ख़िलाफ़ जो है तमाम सेकुलर ताकतें मुत्तहद होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और हिंदुस्तान में इस काले बिल को नाफिज होने न दें। और जो फ़िरका परस्त तंजीमें चाहती हैं कि इस मुल्क के अंदर दंगे हों, फसादात हों, इख्तिलाफात हों, मुल्क भी टूट जाए, हम नहीं चाहते। हम मुल्क को मुत्तहद रखना चाहते हैं। अभी जो CAB जो बिल लाया गया है, ये बिल हिंदुस्तान के आइन के बिल्कुल मुखालिफ है। आर्टिकल 5 से 10 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 इसके ये बिल्कुल ख़िलाफ़ में लाया गया है। और ये जो है इसके लाने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसके बजाय बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये नुकसान का हम सब तरदीद करते हैं। हम सब पूरे जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं, पूरे तंजीमें मिलकर इस बिल का हम बिल्कुल सख्त से सख्त इसको रिजेक्ट करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। NRC बिल को हम ख़िलाफ़ मुखालफत करते हैं, इसलिए कि डिफरेंट रिलीजन्स में एक फूट डालने का एक ज़रिया बन रहा है, इसलिए इस बिल को हम मुखालिफ करते हैं। ये बिलखुसूस जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। हम इस बात का मुतालिबा करते हैं कि हर हैसियत से इसको रोका जाए कि जिसके ज़रिए यहाँ के सिर्फ मुस्लिम आवाम ही को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम आवाम का मसला है और जमहूरी अक़दार का मसला है, जिसके अंदर जमहूरी अक़दार भी पामाल होते हुए महसूस होता है। हम इस मौके पर इसका मुखालिफ करते हैं। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 4 रोज से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आज वादी में -2.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी धुंध देखी है। लोगों का यह भी कहना है कि इस बार सर्दी की शिद्दत में पहले से ही इजाफा हुआ है। हालांकि इतनी सर्दी 20 दिसंबर के बाद ही देखने को मिलती थी। घने कोहरे और ठिठुरती सर्दी की वजह से कश्मीर इंतजामिया ने 12वीं जमात तक के स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। आज से 22 फरवरी तक वादी के स्कूल बंद रहेंगे। गुज़िश्ता 3 रोज से कोहरे की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर पाई है। वहीं आज चौथे रोज भी अब तक 3 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। 0 डिग्री से कम दर्जे हरारत के बीच वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल की जानिब लौट रहे हैं। सुबह के वक्त
शदीद सर्दी और घने कोहरे की वजह से श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे देर से खुले। पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट तमाम रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवा दवा है। आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 141वीं सालगिरह है। मौलाना 10 दिसंबर 1878 को रामपुर में पैदा हुए थे। जद्दोजहद आज़ादी में मौलाना की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौलाना ने आज़ादी की तहरीक को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी और उर्दू में अखबारात भी शाया किए और अपनी सहाफ़ती सलाहियतों का लोहा मनवाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में पैदा हुए। दारुल उलूम देवबंद से फरागत के बाद 1998 में ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज में जदीद तारीख की तालीम हासिल की। हिंदुस्तान वापस आकर रामपुर रियासत के डायरेक्टर एजुकेशन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। मौलाना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी काफी मेहनत की, जिसे पहले मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानियों में से थे। बहरहाल मौलाना हमगीर शख्सियत के मालिक थे। बहसियत सहाफी आपने 1911 में कोलकाता से अंग्रेजी हफ्तरोजा कामरेड का आगाज किया। 1913 में उर्दू में रोजनामा हमदर्द अखबार की शुरुआत की। मौलाना ने इन अखबारात के जरिए अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। जज्बे आज़ादी को आम करने के लिए मौलाना किसी से पीछे नहीं थे। आखिर उनकी कोशिशों से मुल्क को आज़ादी मिली। आज भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मौलाना के नाम से कई एक शाहराए मंसूब हैं। मौलाना अच्छे शायर भी थे। इन्होंने कई एक इसनाफ में तब आजमाई भी की। इनके कलाम में दाग दहलवी का रंग भी शामिल है। इनका शेर ज़बान ज़द खास आम है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।